नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नाटक विधा और नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और बिल्कुल अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। तो इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 125 प्रश्नों को देखा था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 126 कि मोहन राकेश का पहला, यहाँ पे देखिए छूट गया है, नाटक कौन सा है। अब विकल्प ये करें कि लहरों के राजहंस है, विकल्प बी आषाढ़ का एक दिन है, विकल्प सी आधा अधूरे, या फिर विकल्प डी पैरों तले जमीन। तो प्रश्न संख्या 126 का जवाब आपको देना है कि मोहन राकेश का पहला नाटक कौन सा है। विकल्प आपके स्क्रीन पर सोच समझकर जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। आषाढ़ का एक दिन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है कि आषाढ़ का एक दिन। कैसे दिमाग में बैठा है, तो देखिए मोहन राकेश की बात करते हैं ना, तो मोहन राकेश कहते हैं कि आषाढ़ का जो सबसे पहला दिन होता है ना, वो आषाढ़ का एक दिन है। तो आषाढ़ का एक दिन सबसे पहला दिन है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन पहला दिन, ये ध्यान में रखिएगा कि जब मोहन राकेश ने नाटक लिखना शुरू किया ना, तो आषाढ़ का एक दिन था। तो पहला दिन आषाढ़ का एक दिन था, तो आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश ने पहला नाटक लिखा। तो ऐसे क्लू बना लीजिएगा और इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। बात करें आषाढ़ के दिन की, तो मैंने बताया था कि आषाढ़ का दिन कब, 1958। तो ध्यान में रखिएगा, आषाढ़ के एक दिन में 58 लोग आए, ध्यान में रखिएगा। बात करें लहरों के राजहंस, तो लहरों के राजहंस जो लहर होती है ना, तिरछे तिरछे चलती है, तो 1963 में, ये ध्यान में रखिएगा। आधे अधूरे की बात करते हैं तो 1969 में। और पैरों तले जमीन की बात की जाए तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया ये भी एक बड़े प्रसिद्ध नाटक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 126 का जवाब था कि विकल्प बी आषाढ़ का एक दिन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 127 है कि श्यामा तथा प्रतिमा का विवाह नाटक किसका है। विकल्प कह रहे कि जगदीश चंद्र माथुर का है, विकल्प बी उपेंद्र नाथ अस का, विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद का, या फिर विकल्प डी लक्ष्मीकांत वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 127 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न पर बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रतिमा का विवाह किसका नाटक है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भुवनेश्वर प्रसाद इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद था, निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत ही उत्कृष्ट है और आप सब बिल्कुल इसी तरह से लगे रहें। निश्चित रूप से आप सबका कल्याण होने वाला है। तो बिल्कुल अब प्रतिमा का विवाह और श्यामा, तो बस दिमाग में रखिएगा कि श्यामा ने प्रतिमा का विवाह कहाँ, बोले सर भुवनेश्वर में किया, ये ध्यान में रखिएगा। या ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल जो श्यामा ने प्रतिमा का विवाह भुवनेश्वर से किया। तो बस श्यामा ने प्रतिमा का विवाह भुवनेश्वर से किया, भुवनेश्वर में किया। जो भी क्लू आपके दिमाग में बैठ जाए उस तरह से आप इसे बैठाने का प्रयास करिएगा। और मित्रों, कोई भी ट्रिक आपके लिए बड़ी नहीं होती है, महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये है कि कैसे आप इसे आसानी से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो बिल्कुल है ना, तो आपने देखा कि सर श्यामा का विवाह है ना, बिल्कुल प्रतिमा, ध्यान में रखिएगा, श्यामा का विवाह प्रतिमा ने कराया। किससे कराया, तो बिल्कुल भुवनेश्वर से कराया, ध्यान में रखिएगा। और ये आप ये भी कह सकते हैं कि श्यामा ने प्रतिमा का विवाह भुवनेश्वर में कराया। तो भुवनेश्वर को जानते हैं ना, उड़ीसा की राजधानी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 128 कि कस्बे का क्रिकेट क्लब का उद्घाटन नाटक किसका है। यानी कि प्रश्न आपका है कस्बे का क्रिकेट, है ना, कस्बे का क्रिकेट क्लब, ये नाटक किसका है। कस्बे का क्रिकेट क्लब का उद्घाटन नाटक किसका है। विकल्प कह रहे गुलाब राय का है, विकल्प बी यशपाल का है, विकल्प सी मंजुल भगत का है, या फिर विकल्प डी उपेंद्र नाथ अस का है। तो प्रश्न संख्या 128 का जवाब आप सबको देना है और बिल्कुल आप सबका जो जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपेंद्र नाथ अस इज राइट आंसर। बिल्कुल कस्बे में जब क्रिकेट मैच का उद्घाटन हुआ ना, तो बिल्कुल लोगों की आंखों से अश्क आ गया।
ऐसे ध्यान में बैठा लीजिएगा। एक कस्बा था, पिछड़ा हुआ था, जहाँ कोई मैच वैच नहीं होता था, क्रिकेट नहीं होता था। अब ऐसे जगह पे मान लीजिए कोई क्रिकेट होने लगा, क्रिकेट का उद्घाटन हो जाए तो लोगों की आंखों में अश्क आ जाते हैं। तो अश्क को मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपसे यही चर्चा करता हूँ कि इसको आंसू से जोड़ लीजिएगा कि कस्बे में जब क्रिकेट क्लब का उद्घाटन होगा तो लोगों की आंखों से अश्क आ जाएंगे। अश्क फॉर उपेंद्र नाथ अश्क इज राइट आंसर, ठीक है ना। बात करें गुलाब राय, तो गुलाब कौन देता है? बोले सर हमने बताया था ना, ठलुआ क्लब में जाके गुलाब देता है, तो गुलाब राय का ठलुआ क्लब, ठीक है ना। बात करें यशपाल का, तो भैया यशपाल है ना, यशपाल करते करते जो यशमैन लोग होते हैं ना, वो चक्कर लगाए रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो चक्कर क्लब यशपाल वाले होते हैं, यशपाल है ना। अपनी बात को यस सर करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा चक्कर क्लब का कौन लगाता है? जो यशमैन होते हैं, यशमैन माने यशपाल का ध्यान में रखिएगा। और मंजुल भगत की बात करते हैं तो मंजुल भगत चूँकि लेडीज़ हैं तो लेडीज़ का क्लब बनाती हैं, बस ध्यान में रखिएगा कि मंजुल भगत लेडीज़ क्लब, ठीक है। और अभी आपने देखा कि कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन जब होता है तो लोगों की आंखों से आंसू आने लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल इस प्रश्न पर आप स्टार लगा लीजिए और बिल्कुल जो भी संबंधित रचनाएं आपने अभी देखी है ना, उसको भी क्लू की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 129 है कि उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक जिसका नाम है कैद का संशोधित एवं परिवर्तित रूप कौन सा नाटक है? बिल्कुल आप देख रहे हैं उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है कैद का संशोधित और परिवर्तित रूप कौन सा है? विकल्प कह रहे कि सर सूखी डाली है, विकल्प बी तौलिया है, विकल्प सी पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, या फिर विकल्प डी लौटता हुआ दिन। तो प्रश्न संख्या 129 का जवाब आप सबको देना है। और सारे के सारे जो नाटक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उपेंद्र नाथ अश्क जी के हैं, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कैद नाटक का परिवर्तित और संशोधित रूप कौन सा है? और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, लौटता हुआ दिन इज राइट आंसर, ठीक है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, जब कोई व्यक्ति कैद में रहे और कैद के बाद जब लौट आता है ना, तो बिल्कुल क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि इतने दिनों तक मैं कैद था, अब लौट कर घर आया हूँ। ढेर सारा परिवर्तन देखने को मिलता है, ढेर सारी चीज़ें जो है बिल्कुल जेल के सलाखों के अंदर व्यक्ति भूल जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब कैद से व्यक्ति क्या होता है, लौट कर आता है, तो लौटता हुआ दिन, तो क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। यानी कि कैद का लौटता हुआ दिन से इन्होंने संशोधित और परिवर्तित रूप जो नाटक का लिखा था, ये ध्यान में रखिएगा। अब सूखी तौलिया बिल्कुल अश्क की है, ध्यान में रखिएगा। सूखी डाली अश्क की, तौलिया अश्क की, और पर्दा उठाओ और पर्दा गिराओ अश्क के नाटक है, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल 129 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 है कि निम्न में कौन सा असंगत कथन है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि कारवां जो कि नाटक भुवनेश्वर का है, विकल्प भी कह रहे हैं कि पृथ्वी थिएटर के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर हैं, विकल्प सी है चढ़त ना दूजो रंग अमृतलाल नागर का है, और विकल्प डी है कि पृथ्वीराज की आंखें गिरजा कुमार माथुर का है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 130 का जवाब आप सबको देना है। प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और जवाब आपके सामने। बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। पृथ्वीराज की आंखें की बात करते हैं ना, तो पृथ्वीराज जैसी आंखें गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, बल्कि राम के कुमार की हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बोले सर पृथ्वीराज की जैसी आंखें किसकी हैं? राजकुमार की होती हैं, ध्यान में रखिएगा। तो राजकुमार को आप कर लीजिएगा कि राम कुमार, और ये राम के कुमार कौन? वही लव कुश हैं, बस ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वीराज की जैसी आंखें राम के कुमार की हैं। तो राम के कुमार कौन? लव और कुश, ऐसे क्लू बनाइएगा और इसे बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यही असंगत था। बाकी कारवां भुवनेश्वर के लिए चल दिया, तो कारवां भुवनेश्वर जा रहा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, कारवां भुवनेश्वर गया। अब पृथ्वी थिएटर के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर हैं सिंधी के नाम। और चढ़त न दूजो रंग, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है ना, अमृत की गागर पा गया हो, और जब अमृत की व्यक्ति गागर पा जाएगा तो उसके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है, वो अपने अमृत में ही मस्त रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि अमृत लाल नागर, और अमृत लाल नागर को मैं हमेशा कहता हूँ अमृत की गागर, ठीक है। तो बिल्कुल आप सब इसी क्लू की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आप सबको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। और मित्रों, आपके लिए कोई भी टीचर बड़ा छोटा नहीं है, आप सबकी तैयारी उस लेवल की है कि बिल्कुल आप सब जितने भी लोग हो, मैच्योर हो, बहुत अच्छी खासी आप सबकी देखा जाए तो हिंदी विषय पर पकड़ है।
हिंदी व्याकरण पर आप सबकी उतनी ही पकड़ है। बस आपको केवल अभ्यास करना है और अधिक से अधिक जितना भी हो सके अध्ययन करना है। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बस ये है कि एक चीज़ माध्यम मान लीजिए और उसको माध्यम मान करके बिल्कुल आप चलते रहिए। और आज की डेट यानी कि जिस दिन भी जब तक डेट ना हुआ उसको एक डेट मान करके कि 1 महीने के बाद पेपर आपका होगा, ऐसा मानकर आप चलते रहिए। सारी विधाओं को कंठस्थ करते रहिए, व्याकरण को देखते रहिए और जहाँ से कुछ भी आपको मिले एकत्रित करते रहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 131 पे हम लोग आते हैं कि पश्चिमी नाट्य विधान की दृष्टि से रची गई हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। यानी कि पश्चिमी नाट्य विधान की दृष्टि से रची गई हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। विकल्प कह रहे कारवां भुवनेश्वर के लिए गया, विकल्प भी कह रहे कि बादल की मृत्यु, विकल्प सी एक घूंट, या फिर विकल्प डी पृथ्वीराज की आंखें। बिल्कुल पृथ्वीराज जैसी आंखें किसकी हैं, राम के कुमार के हैं। अभी आपने देखा है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम एकांकी जो कि पश्चिमी नाट्य विधान की दृष्टि से रची गई है। प्रश्न संख्या 131 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। ठीक है ना, बादल की मृत्यु इज ए राइट आंसर है ना। देखे होंगे कभी कभी पूरब से बादल उठता है और पश्चिम में जा करके क्या हो जाता है, बादल की मृत्यु हो जाती है, मतलब बादल जाकर छंट जाता है। तो कुछ ऐसे ट्रिक बनाइएगा कि पूरब से उठा पश्चिम में जा करके बादल की मृत्यु हो गई, मतलब बादल छंट गया। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। 1930 ईस्वी में लिखा गया था और किसने, बोले राम कुमार ने, है ना। तो राम कुमार ने लिखा, यानी कि राम कुमार वर्मा। ध्यान में रखिएगा कि बादल की मृत्यु पश्चिम में जाकर हो जाती है, 1930 में होती है और राम कुमार वर्मा जी ने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 132 है कि गांव के नाम ससुरार और मोर नाव दमाद किसका नाटक है। कि गांव का नाम ससुरार, मोर नाव दमाद किसका नाटक है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सत्यप्रकाश सेंगर का है, विकल्प बी विष्णु प्रभाकर का है, विकल्प सी हबीब तनवीर का, या फिर विकल्प डी नारेंद्र कोहली का। तो प्रश्न संख्या 132 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हबीब तनवीर इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। मित्रों बिल्कुल गांव का नाम ससुराल और मोर नाम दमाद, देखिए अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये नाम ही बड़ा अजीब है ना। इस टाइप का कोई नाम रखता है भला अपने नाटक का, लेकिन नाटक का नाम रखा है अजीब। तो अजीब है तो जैसे देखिए अजीब कह दीजिए हबीब तनवीर। बस ध्यान में रखिएगा कि ये नाटक का नाम ही बड़ा अजीब है, अजीब फॉर हबीब, हबीब तनवीर, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, कि गांव का नाम ससुराल और मोर नाम दमाद, तो ये नाम ही बड़ा अजीब है और अजीब का मतलब हबीब तनवीर। ध्यान में रखिएगा और इसे ऐसे कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 133 है कि रोटी और बेटी नाटक किसका है। अब विकल्प कह रहे कि रमेश मेहता का है, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी का, विकल्प सी राम कुमार वर्मा का, या फिर विकल्प डी शिव प्रसाद सिंह का। तो प्रश्न संख्या 133 का जवाब आपको देना है कि रोटी और बेटी किसका नाटक है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना, कि रमेश मेहता इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए आया, बिल्कुल सही जवाब आया और बिल्कुल आप सब अपने आप को थोड़ा सा अच्छी स्थिति में मान सकते हैं जिस हिसाब से आप सब जो प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो बिल्कुल कैसे इसको कंठस्थ किया जाए, तो बिल्कुल आप क्लू बनाइए कि रोटी और बेटी, है ना। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो का जानो रमेश बाबू, है ना। तो बिल्कुल सब लोग इसको रटे होंगे। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम का जानो रमेश बाबू, बस इसी क्लू को यहाँ पे आप ले लीजिए कि रोटी और बेटी की कीमत तुम का जानो रमेश बाबू, रोटी और बेटी की कीमत तुम का जानो रमेश बाबू। बस बैठा लीजिएगा कि रमेश बाबू का मतलब रमेश मेहता जी का नाटक है। ध्यान में रखिएगा कि रोटी कहाँ से आती है और बेटी कैसे पाली जाती है, इसको तुम का जानो रमेश बाबू। बस ऐसे क्लू बनाइएगा और इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। और कोई भी भाई बंधु जो है ना, किसी भी ट्रिक को अपने बिल्कुल हृदय पे ना लें, क्योंकि ये सब ट्रिक और क्लू का प्रयोग केवल याद कराने के लिए है, ना तो किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है और ना ही किसी भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य है।
ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 134 है कि काला मुंह नाटक किसका है। विकल्प ए कह रहे गोविंद चातक का है, विकल्प बी सुदर्शन चोपड़ा का है, विकल्प सी संतोष नौटियाल का है, या फिर विकल्प डी देव का है। तो प्रश्न संख्या 134 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न और सुंदर सा जवाब कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, गोविंद चातक इज राइट आंसर, है ना। देखिए काला मुंह किसका है ना, बोले सर काला मुंह तो चातक का है। अब कौन चातक, बोले गोविंद चातक का मुंह है काला है, बस ध्यान में रख लीजिएगा कि काला मुंह गोविंद चातक का है। और आप दिमाग में भी रख सकते हैं चातक को घातक कर लीजिएगा, जिसका मुंह काला होता है ना भैया बड़ा घातक होता है, बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, काला मुंह घातक होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और सुदर्शन चोपड़ा के बारे में आप लोग खुद ही बता रहे थे कि प्रेम चोपड़ा कह रहा था काली पहाड़ी के नीचे आ जाना, है ना, तो काला पहाड़ इनका है। कुछ लोग कह रहे थे काला पहाड़ सुदर्शन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि काले पहाड़ पे चढ़ जाओ, है ना। तो जैसे भी जिसको समझ में आए, आसानी हो, आप लोग बिल्कुल, है ना, उसे याद करने का प्रयास करिएगा। संतोष नौटियाल की बात करते हैं तो संतोष नौटियाल तो चाय की पार्टियाँ देते हैं, इन्हीं की इनके द्वारा लिखी गई चाय की पार्टियाँ बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। और देव जी की बात करें तो देव का देव माया प्रपंच, ठीक है ना। देव का माया और प्रपंच कोई नहीं जानता है कि देव माया प्रपंच क्या है, ठीक है। तो फिलहाल चातक होता है ना, काला मुंह जो होता है ना वो घातक होता है, तो काला मुंह चातक घातक ऐसे ध्यान में रखिएगा, इसे कंटेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 135 है कि रुक्मणी हरण और पारिजात नाटक किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि केशवदास का है, विकल्प बी विद्यापति का है, विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 135 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विद्यापति इज राइट आंसर, है ना। बहुत बेहतरीन तैयारी और सुंदर जवाब आप सबका आया, तो विद्यापति। अब दिमाग में कैसे बैठाया जाए, देखिए रुक्मणी का हरण कैसे विद्या से हुआ था, है ना, और पारिजात या विद्या से, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब रुक्मणी का हरण की बात अगर देखी जाए तो आप लोग एक कथा सुने होंगे, देखे भी होंगे कि जब रुक्मणी हरण की बात आती है ना तो श्री कृष्ण क्या किए थे, रथ पर बैठे थे और जो रुक्मणी जी थी ना, सत्यभामा या रुक्मणी जो भी रहा होगा, लेकिन क्लू में आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। तो रुक्मणी का हरण क्या हुआ, तो भैया रथ वही चला रही थी रुक्मणी और पीछे श्री कृष्ण बैठे हुए थे, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। रुक्मणी का हरण जो विद्या से हुआ, अब विद्या से ऐसे हुआ कृष्ण जी बैठे हैं, रथ को हाँक रही हैं रुक्मणी, तो रुक्मणी हाँकेंगी भैया जो रथ हाँक के ले जा रहा था भागा के कौन ले गया, तो रुक्मणी ले गई। तो ऐसे क्लू बनाइएगा। अब कथानक या पुराण में कुछ भी हो, मुझे बहुत कंठस्थ नहीं है, लेकिन क्लू जो है बड़ा असरकारी होगा अगर आप ऐसे दिमाग में बैठाएंगे कि रुक्मणी का हरण के लिए विद्या का प्रयोग किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। और पारिजात के लिए भैया विद्या का प्रयोग करो, तो इन्हीं की विद्यापति का नाटक है। और एक है गोरक्ष, ध्यान में रखिए, गोरक्ष विजय, है ना। तो गोरक्ष की विजय, अगर गोरक्षा के लिए विजय करना पड़े तो भैया उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये भी इनके द्वारा लिखा गया नाटक है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 136 है कि सीता की माँ नाटक किसका है। विकल्प कह रहे कि रामनेश त्रिपाठी का है, विकल्प बी रांगे राघव का है, विकल्प सी रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर विकल्प डी विद्यापति का। तो प्रश्न संख्या 136 का जवाब आप सबको देना है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, तो इस प्रश्न पर स्टार भी आप लगा लीजिए और अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि सीता की माँ किसका नाटक है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रामवृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो बस दिमाग में बैठा लीजिएगा सीता की माँ। अब सीता की माँ जो थी ना, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा राम जी की सासू थी। अब राम जी की सासू हैं तो अपने दामाद को क्या कर रही थी, वृक्ष के नीचे ना बेली पूरी खिला रही थी, बस दिमाग में रख लीजिएगा। मित्रों इस ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है। मैं बार बार आप सबको, है ना, बिल्कुल सूचित कर रहा हूँ। तो बिल्कुल किस तरह से आपके दिमाग में बैठे कि सीता की माँ राम जी को वृक्ष के नीचे बैठ करके बेली और पूड़ी खिला रही हैं, बेल पूड़ी खिला रही हैं, तो बस ध्यान में रखिएगा कि सीता की माँ राम वृक्ष बेली पूरी, ठीक है। तो सीता की माँ क्या कर रही हैं, राम जी को वृक्ष के नीचे बेल पूड़ी खिला रही है, बेली पूड़ी खिला रही है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 137 है कि काले कौवे गोरे हंस और बहू की विदा नाटक किसका है। तो बड़ा बेहतरीन प्रश्न है कि काले कौवे और गोरे हंस, बहू की विदा
दूसरा नाटक है। तो कह रहे हैं कि ये दोनों नाटक किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का है, विकल्प बी विनोद रस्तोगी का है, विकल्प सी भगवती चरण वर्मा का है, या फिर विकल्प डी सुदर्शन का है। तो प्रश्न संख्या 137 का जवाब आप सबको देना है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विनोद रस्तोगी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, काला कौवा हो और उनके साथ गोरा हंस हो, तो काले कौवा और गोरे हंस की अगर जोड़ी कहीं आपको देखने को मिल जाएगी तो लोग क्या करते हैं, बड़ा विनोद करते हैं, बड़ा हंसते हैं, परिहास करते हैं। तो विनोद फॉर विनोद रस्तोगी ध्यान में रखिएगा, है ना। और आपने भी देखा होगा समाज में कि कोई व्यक्ति बहुत काला हो और उसका शादी बहुत गोरी लड़की से हो जाए, या लड़की बहुत गोरी हो शादी बहुत काले से हो जाए, तो काला कौवा गोरे हंस का जब जोड़ा हो जाएगा ना तो लोग उस पर हंसते ही हैं। ये ध्यान में रखिएगा, 1 किलो बना लीजिएगा, हंसते हैं, विनोद करते हैं, बस विनोद फॉर, है ना, विनोद रस्तोगी, ये ध्यान में रखिएगा। और बहू की विदा जब हो जाती है तो बहू की विदा पर भी लोग हंसते हैं, क्या करते हैं, विनोद करते हैं, विनोद फॉर विनोद रस्तोगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी क्लू बना सकते हैं, काला कौवा गोरा हंस जो है क्या कर रहा था, रस्तों में जाकर, रेस्टोरेंट में जा करके क्या करता, विनोद कर रहा था। बहू की विदा हो गई तो बहू जा करके रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे, विनोद कर रहे थे। तो जिस तरह से भी आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 138 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि विश्वकन्या और इसके रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत हैं, विकल्प बी कह रहे कि अंधायुग और इसके जो रचनाकार लक्ष्मीनारायण लाल हैं, विकल्प सी उर्वशी और रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, या फिर विकल्प डी पैरों तले जमीन मोहन राकेश। तो कह रहे कौन इनमें असंगत है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, गलत है, तो उसका जवाब आप सबको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और देख परख करके जवाब दीजिए। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अंधायुग, है ना, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, बल्कि अंधायुग धर्मवीर भारती का है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो अंधे में कौन, बोले अंधों में तो धर्म का वीर होता है, अंधों में धर्म का वीर होता है, ध्यान में रखिएगा। बात करें अंधा कुआं, अगर यहाँ पे होता तो अंधा कुआं होता लाल, तो अंधा कुआं होता लाल, मैंने अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं विष की कन्या है ना, तो विष की कन्या क्या है, गोविंद वल्लभ की है, इधर में रखिए। विष की कन्या किसकी बोले, सर विष की कन्या तो गोविंद वल्लभ की है। अंधायुग धर्मवीर भारती का है। उर्वशी तो बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर की, और पैरों तले जमीन मोहन राकेश की, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 138 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139 है कि हल्ला बोल और घासीराम कोतवाल किसका नाटक है। विकल्प ए कह रहे विजय तेंदुलकर का है, विकल्प बी गिरीश कर्नाड का है, विकल्प सी शीतला प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी नेमचंद्र जैन। तो प्रश्न संख्या 139 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विजय तेंदुलकर इज राइट आंसर, है ना। जब विजय हो जाती है और विजय में क्या होता है, सचिन तेंदुलकर ने विजय करा दिया तो बहुत हल्ला होता है ना। और घासीराम कोतवाल, बिल्कुल विजय मिलने पर घासीराम कोतवाल क्या करते हैं, है ना, बिल्कुल विजय घासीराम कोतवाल ने दिलाया, ये ध्यान में रखिएगा। तो विजय फॉर विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल, और विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया नाटक हल्ला बोल है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, आगे आपको दिखाई दे रहा, अच्छा गिरीश कर्नाड की बात करें तो एक नाटक की सिर्फ चर्चा कर लीजिए कि इनका एक नाटक है तुगलक, है ना। क्या नाटक है, तुगलक। शीतला प्रसाद जी को आप जान ही रहे, जानकी मंगल। और नेमचंद्र जैन जी का भी एक नाटक है, इसका नाम है कला दर्शन, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 140 है कि कन्या का तपोवन नाटक किसका है। विकल्प ए कह रहे कि डॉक्टर नागेंद्र का है, विकल्प बी डॉक्टर रघुवंश का है, विकल्प सी डॉक्टर दशरथ ओझा का, या फिर विकल्प डी रामनेत्र त्रिपाठी का। तो प्रश्न संख्या 140 का जवाब आप सबको देना है कि कन्या का तपोवन नाटक किसका है। तो कन्या का तपोवन नाटक किसका है, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, राम नरेश त्रिपाठी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, बात करें कन्या का तपोवन, अब किसकी, बोले नरेश सी कन्या का, अगर नरेश सी कन्या का तपोवन, है ना। अगर कोई नरेश हो, खासतौर से राम नरेश हो, और उनकी कन्या जाकर के वन में तपोवन करेगी, तो उसका कन्या का तपोवन किसके, बोले नरेश सी कन्या का तपोवन विख्यात होगा, प्रसिद्ध होगा, है ना, एक कौतूहल से युक्त होगा, लोग जानने की इच्छा प्रकट करेंगे। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि राम नरेश सी कन्या का तपोवन बिल्कुल क्या है, सभी के लिए एक मनोरंजन का विषय है ना, इधर में रखिएगा, ठीक है। चलिए,
प्रश्न संख्या 141 है कि राजा की रसोई किसका नाटक है। अब विकल्प कह रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का है, विकल्प बी राम कुमार वर्मा का है, विकल्प सी स्वदेश दीपक का है, या फिर विकल्प डी मोहन महर्षि का। तो प्रश्न संख्या 141 का जवाब आप सबको देना है कि राजा की रसोई किसका नाटक है, और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, मोहन महर्षि इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो राजा की रसोई होती है ना वो बिल्कुल मोहनी होती है, मोहन, है ना, और बिल्कुल महर्ष होती है, महा ऋषियों में महर्षि जैसी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो राजा की रसोई मोहन महर्षि, मोहन और महर्षि होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 142 है, कैलेंडर का आखिरी पन्ना किसका नाटक है। विकल्प कह रहे हैं कि मृदुला गर्ग का है, विकल्प बी स्वदेश दीपक का है, विकल्प सी निर्मला वर्मा का, या फिर विकल्प डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 142 का जवाब आप सबको देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर कि कैलेंडर का आखिरी पन्ना किसका नाटक है, और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल कैलेंडर के आखिरी पन्ने का नाटक किसने किया था, बोले राम के कुमार ने किया था, है ना। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, और इसको भी एक कथानक से जोड़िए कि जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा, और घोड़ा छोड़ दिया तो बहुत दूर तक निकल गया, किसी ने नहीं घोड़ा के पकड़ने की साहस की, ना पकड़ने की किसी ने हिम्मत किया, घोड़ा जाता रहा, और इस तरह से क्या हो गया, कैलेंडर का आखिरी पन्ना बचा था कि नहीं, कि आखिरी कुछ दिन बचे थे, और ऐसे समय में जब घोड़ा कोई नहीं पकड़ रहा था तो राम के कुमार ने पकड़ा, राम के कुमार वही लव कुश ने घोड़ा पकड़ा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आखिरी कैलेंडर के आखिरी पन्ने यानी कि आखिरी समय जब चल रहा था तो राम के कुमार ने राम जी के अश्वमेध वाले घोड़े को पकड़ा था। तो ये किलो जोड़िए और इसको ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, कैलेंडर का आखिरी पन्ना राम के कुमार ने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे मृदुला गर्ग को आप देख रहे हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है जादू का कालीन। स्वदेश दीपक की बात करें तो कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता, है ना, और नाटक बाल भगवान इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और निर्मला वर्मा की बात करते हैं ना, तो निर्मल होता है तीन एकांत, इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है तीन एकांत। और अगर तीन लोग भैया अगर एकांत में जाके कोई बात करें तो बड़ा निर्मल होगा, ध्यान में रखिएगा। और राम कुमार का भी आपने देखा है कि राम कुमार वर्मा का जो नाटक है कैलेंडर का आखिरी पन्ना इज राइट आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 143 है, कथा कही एक जले पेड़ ने नाटक किसका है। विकल्प कह रहे कि पृथ्वीनाथ द्विवेदी का है, विकल्प बी मृदुला गर्ग का है, विकल्प सी, है ना, स्वदेश दीपक को आप यहाँ से काट दीजिए, भानु भारती, या फिर विकल्प डी अचला शर्मा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 143 का जवाब आप सबको देना है कि कथा कही एक जले पेड़ ने नाटक किसका है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भानु भारती इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो कथा कही एक जले पेड़ ने, अब एक जला हुआ पेड़ जब कथा कहेगा तो किसकी कथा कहेगा, बोले सर भारती की और भानु की, क्योंकि भानु से ही जला था, भानु माने सूर्य से, तो जब सूर्य से जल जाएगा पेड़ तभी तो सूर्य की कथा कहेगा। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि भानु भारती की, भानु और भारती की कथा कहता है कौन, एक पेड़ है। ये तो क्लू है। और मित्रों बात करें जो भानु भारती, है ना, द्वारा लिखा गया कथा कही एक जले पेड़ की, तो इस में अगर आप देखेंगे तो इस नाटक में जंगल में जो बंदर हैं उन बंदरों पर कुत्तों का आक्रमण हो जाता है, और उस कुत्तों से बचने के लिए जितने सारे बंदर जो हैं ना बिल्कुल एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल जंगल में बंदरों के ऊपर कुत्तों के आक्रमण, ये ध्यान में रखिएगा, और बंदरों की एकजुटता इसमें दिखाई गई है। तो फिलहाल आप सबका जवाब जो था विकल्प सी, भानु भारती इज राइट आंसर। प्रश्न 144 है कि काल कोठरी और जलता हुआ रथ किसका नाटक है। विकल्प कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा का है, विकल्प बी राम बृजबेनीपुरी, विकल्प सी स्वदेश दीपक, या फिर विकल्प डी मोहन राकेश। तो प्रश्न संख्या 144 का जवाब आप सबको देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि काल कोठरी और जलता हुआ रथ किसका है, तो विकल्प सी स्वदेश दीपक का है ना। देखिए काल कोठरी में किसको रखा जाता है, बिल्कुल दीपक को। जब काल कठोरी होती है तो उसमें दीपक रखते हैं, और जलता हुआ रथ पर दीपक रखते हैं, ध्यान में रखिएगा। रथ जलता है दीपक से, ध्यान में रखिएगा, जलता हुआ रथ।
और काली कोठरी होती है तो उसमें दीपक रखते हैं। तो दीपक फार स्वदेश दीपक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 145 है, कुंती का प्रताप और पृथ्वी का स्वर्ग नाटक किसका है? बड़े महत्वपूर्ण नाटक हैं कुंती का प्रताप और पृथ्वी का स्वर्ग। दो नाटक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आप सब बिल्कुल वीडियो की शुरुआत से ही बिल्कुल सक्रिय हैं। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक दिन आप सब बिल्कुल अपनी गरिमामयी उपस्थिति इस परिवार पर ना बिल्कुल जताते हैं और सुबह 7 बजे बिल्कुल आप लोग सब काम धाम छोड़ करके बिल्कुल लगे रहते हैं। तो ईश्वर से कामना करते हैं कि बिल्कुल आप सब का चयन हो। ठीक है, तो फिलहाल आप सबको जवाब देना है प्रश्न 145 का कि कुंती का प्रताप और पृथ्वी का स्वर्ग नाटक किसका है? प्रश्न 145 का। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए कुंती के प्रताप कौन? बोले राम कुमार वर्मा। जब सुनते हैं। और पृथ्वी पर स्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग राम कुमार वर्मा, इधर में रखिएगा। पृथ्वी का स्वर्ग राम कुमार वर्मा से है और कुंती का प्रताप राम कुमार वर्मा दूर करते हैं। तो राम के कुमार कुंती का प्रताप दूर करेंगे और पृथ्वी का स्वर्ग राम कुमार वर्मा, राम के कुमार है। ठीक है, चलिए प्रश्न 146 है कि हंसने वाली लड़कियां किसका नाटक है? विकल्प पे कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, विकल्प बी विशंबर मानव का है, विकल्प सी ममता कालिया का है या फिर विकल्प डी चिरंजीत का है। तो प्रश्न संख्या 146 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि हंसने वाली लड़कियां किसका नाटक है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर बात करें हंसने वाली लड़कियों की तो विकल्प ए लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर, है ना। तो हंसने वाली लड़कियां किसकी? बोले सर हंसने वाली लड़कियां तो लक्ष्मी नारायण लाल की। जिसके पास लक्ष्मी होगी ना, हंसने वाली लड़कियां उसी की होंगी। तो हंसने वाली लड़कियों की बात मत करो, हंसने वाली लड़कियां लाल लाल होती हैं। तो लाल लाल फाल लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है, ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं विशंबर मानव को, तो विशंबर मानव द्वारा लिखा गया एक नाटक है लहर और चट्टान। विकल्प सी ममता कालिया की बात करें तो ममता कालिया का एक नाटक है आप ना बदलोगे, है ना। और ये विकल्प डी देख रहे हैं चिरंजीत। तो चिरंजीत द्वारा लिखा गया एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में, है ना। और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में किस तरह से मारा गया था तो उसको ध्यान में रखिएगा, चिरंजीव हो गया, है ना। उस तरह से अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में चिरंजीत हो गया, ध्यान में रखिएगा कि चिरंजीत द्वारा, है ना, चक्रव्यूह में अभिमन्यु उनके द्वारा लिखा गया नाटक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 146 का जो सही जवाब था विकल्प ए लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 147 है कि 1226/7 एकांकी किसकी है? 1226/7 एकांकी किसकी है? अब विकल्प कह रहे हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, विकल्प बी मोहन राकेश का है, विकल्प सी सर्वेश्वर दास सक्सेना का है या फिर विकल्प डी संजीव का। तो प्रश्न संख्या 147 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही लाजवाब उत्तर आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मोहन राकेश इज राइट आंसर, है ना। देखिए 1226/7 किसका? बोले सर मोहन राकेश का। ठीक है, मोहन राकेश का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 148 है कि ऑपरेशन जोनाकी नाटक किसका है ना। ऑपरेशन जोनाकी नाटक किसका है? विकल्प कह रहे हैं कि निवाज का है, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट का है, विकल्प सी संजीव का है या फिर विकल्प डी बद्रीनाथ भट्ट का। तो प्रश्न संख्या 148 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, संजीव इज राइट आंसर, है ना। देखिए ऑपरेशन जोनाकी होता है ना, तो ऑपरेशन जोनाकी किसने? बोले संजीव ने। तो ऑपरेशन जो नहीं किया किसने? संजीव ने नहीं किया, ना कि संजीव। संजीव ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे है प्रश्न संख्या 49, फिर से जहां पनाह नाटक किसका है? फिर से जहां पनाह किसका नाटक है? विकल्प कह रहे हैं कि स्वदेश दीपक का है, विकल्प बी मृदुला गर्ग का है, विकल्प सी प्रभाकर छेत्री या फिर विकल्प डी सुरेंद्र वर्मा। तो प्रश्न संख्या 149 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि फिर से जहाँ पनाह लेते हैं ना, जहाँ प्रभा होती है, तो प्रभाकर छेत्री, है ना, ध्यान में रखिएगा। फिर से जहाँ पनाह लेना है जहाँ प्रभा है, जहाँ प्रभाकर है वहीं पर फिर से क्या लेना है? पनाह लेना है। जहाँ पनाह है फिर से वहाँ पनाह जहाँ प्रभाकर है। ठीक है, चलिए अगला यानी कि प्रश्न संख्या 150 है, आहुति नाटक किसका है? विकल्प कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, विकल्प बी हरकृष्ण प्रेमी का है, विकल्प सी स्वदेश दीपक का है या फिर विकल्प डी
राम कुमार वर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 150 का जवाब आप सबको देना है कि आहुति नाटक किसका है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, हर कृष्ण प्रेमी इज राइट आंसर, है ना। देखिए व्यक्ति आहुति किसके लिए देता है, तो बोले हरि और कृष्ण के लिए व्यक्ति आहुति देता है। और क्यों लेता है, क्योंकि उनका प्रेमी है। तो बिल्कुल हरि कृष्ण के प्रेमी आहुति देते हैं, हरि कृष्ण के प्रेमी आहुति देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और आप इसी तरह से इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। तो आई होप कि बिल्कुल आज की इस प्रश्नोत्तरी से ही ढेर सारे प्रश्न आपको कंठस्थ हो गए होंगे। और एक बार में तो नहीं कंठस्थ होगा, लेकिन 2-3 बार अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक का प्रश्नोत्तरी में नाटक विधा इस समय चल रहा है। और प्रत्येक शाम को बिल्कुल 3:40 पर आप सबके लिए बिल्कुल हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें समाज से संबंधित प्रश्नावली बिल्कुल कल की वीडियो में रहेगी। तो कल की क्या आज के शाम की वीडियो में रहेगी। तो निश्चित रूप से आप सबका बिल्कुल स्वागत है कि आप लोग उस क्लास में भी जुड़िए और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए, ठीक है ना। और प्रत्येक रविवार को तो आप जान ही रहे कि आपके टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे द्वारा कराए जाते हैं। तो मित्रों आप सब बिल्कुल इसी तरह से अपना प्रेम, स्नेह और लगाव इस परिवार पर जताते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।